Hello and welcome to Northeast PSC. In today's session, we will be trying and understand what is fiscal responsibility and budget management (FRBM). ये क्या होता है? FRBM एक्ट लाया गया था, उसमें अमेंडमेंट लाया गया था। फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होते हैं, जो फिजिकल रिलेशनशिप है, जो फाइनेंशियल डीलिंग्स उसको किस तरह से मैनेज करना है, इन तमाम चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये 2003 में इसमें एक बहुत अहम चेंजेस लाया गया था। सो व्हाट आर द चेंजेस दैट वी शुड नो फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, ये होता क्या है, ठीक है, इसकी क्या ज़रूरत है, अगर फिजिकल डिसिप्लिन अगर हम लोग नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा, उन तमाम चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इन पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि फिजिकल जो है, व्हाई वाज द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये जो एक्ट है ये क्यों इनेक्ट किया गया था। पहली बात तो जब हम लोग बात करें 1990 और 2000 के दशक में, ठीक है, इंडिया बहुत ज़्यादा बोरिंग कर रहे थे। द बोरिंग लेवल्स वी आर वेरी हाई। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो हमारा जो इंडिया की जो आपका इकोनॉमी है, इट वाज गोइंग थ्रू ए चेंज। हम लोग लिबरलाइजेशन कर रहे थे। क्योंकि लिबरलाइजेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो क्राइसिस हो गया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? जो हमारा एक्सपेंडिचर है, जो हमारा खर्चा है, ठीक है, और जो हमारा रिसिट है, जो हमारा इनकम है, उसमें मिसमैच हो गया था, ठीक है। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 1991 में हम लोगों ने देखा था कि भारत सरकार ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनाया था। तो उसके बाद बोरिंग बहुत ज़्यादा करने लगे। इंडियन इकोनॉमी वॉज वीक एज इट हैड हाई फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। जो हमारा खर्चा था वो बहुत ज़्यादा था इनकम से, ठीक है। जो हमारा एक्सपेंडिचर था इट वॉज फार हायर देन रिसिट। इसको रिसिट, जैसे हम लोग इनकम कहते हैं उसको इकोनॉमी में रिसिट कहा जाता है, ठीक है। सो इसकी वजह से हम लोग क्या देखते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और जो जीडीपी के मामले में जो हमारा डेट था, जो हमारा ऋण था, ठीक है, जितना हमारा डेट था उसके कंपैरिजन में डेट था वो बहुत ज़्यादा था। जीडीपी के कंपैरिजन में डेट की मात्रा बहुत ज़्यादा था। तो 2003 आते आते हम लोग क्या देखते हैं, द कंटिन्यूअस गवर्नमेंट बोरिंग एंड द रिजल्टेंट डेट हैड सीवियरली इम्पैक्टेड द हेल्थ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो ये जो बोरिंग की जो कल्चर है, ठीक है, सरकार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए, देश की अर्थनैतिक व्यवस्था को चलाने के लिए सक्सेसिव गवर्नमेंट्स दे कंटिन्यूड बोरोइंग मनी फ्रॉम इंटरनल मार्केट एज वेल एज एक्सटर्नल मार्केट। भारत के अंदर के जो आपका अलग अलग कंपनियां हैं उनसे भी उधार लेने लगे। एट द सेम टाइम मनी वे आर बीइंग बोरोड फ्रॉम एक्सटर्नल गवर्नमेंट्स, जैसे IMF हो गया, ठीक है, या फिर दूसरे कंट्री से हम लोग क्या लेने लगे, क्रेडिट लेने लगे। तो उस तरह से बहुत ज़्यादा चलने लगा और इंडियन इकोनॉमी काफ़ी फ्रेजाइल, काफ़ी मतलब अनस्टेबल दौर से गुजर रहा था। 1991 से पहले और भी हालत बुरी थी, लेकिन क्योंकि हम लोग एक नए चेंज के थ्रू गुजर रहे थे तो हमारे सामने चैलेंजेस था कि जो हमारा जो फिजिकल कंडीशन है, जो फिजिकल मतलब फाइनेंस से जुड़ा हुआ हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो मच ऑफ द बोरिंग वॉज यूटिलाइज्ड फॉर इंटरेस्ट पेमेंट। जो जितना भी ज़्यादा हम लोग बोरिंग ले रहे थे, क्या कर रहे थे कि मान लीजिए हम लोग कहीं से $100 मिलियन हम लोगों ने क्या लिया है, लोन लिए हैं कि कोई एक इंस्टीट्यूट से, उनको इंटरेस्ट भी तो पे करना है, ठीक है। वो इंटरेस्ट पे करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कहीं और से हम लोग क्या कर रहे हैं, $50 मिलियन उठा रहे हैं ताकि यहाँ से हम लोग ज़्यादातर पैसा क्या करें, जो पहले जहाँ से ऋण लिए थे उसको हम लोग इंटरेस्ट पे कर पाए। तो इस तरह से ज़्यादातर जो हमारा बोरिंग हो रहा था वो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए किया जा रहा था। कोई हम लोग प्रोडक्टिव पर्पस में पैसा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। सो दिस रिजल्टेड इन इंटरेस्ट पेमेंट्स बिकमिंग द लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर आइटम ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की जो सारा इनकम है, ठीक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कहाँ जा रहे थे, इंटरेस्ट पेमेंट करने में ही, क्योंकि लोन इतना ज़्यादा लिया गया है तो कोई स्कीम, कोई प्रोजेक्ट, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च करने से ज़्यादा हमारे लिए बर्डन बन गया इंटरेस्ट पेमेंट करना, ठीक है। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो आपका अर्थनैतिक शास्त्र में बहुत ज़्यादा जो महारत हासिल करने वाले लोग, उन लोग गवर्नमेंट को बोले कि ये जो कंडीशन है, ये जो आप लोन ले रहे थे, लोन लेने के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, लोन पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उस लोन के इंटरेस्ट के पेमेंट करने के लिए आप दोबारा लोन ले रहे, ये सस्टेनेबल नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा, आप किस में फंस जाएंगे, आप डेट ट्रैप में फंस जाएंगे, और उस डेट ट्रैप में अगर फंस गए फिर प्रॉब्लम होगा। तो आपको स्टेप्स लेना पड़ेगा ताकि
वो जो परपिचुअल डेट ट्रैप मतलब कि एक ऐसा जगह जहाँ पर आप ऋण लिए हैं, आपका महिला हर महीने का जो इनकम है वो आप मान लीजिए 10,000 है, लेकिन आपका एक्सपेंडिचर 15,000 है, ठीक है। वो 5,000 रुपया जो आपका ज़्यादा हो रहा है वो आप क्या करें, उसको चुकाने के लिए अगले महीने और ले रहे हैं। तो ये जो डेट है ये कभी भी आपका पीछा नहीं छुड़ेगा। तो इससे हमें बाहर निकलना है, ये बहुत सारे इकोनॉमिस्ट सजेस्ट कर रहे थे, ठीक है। सो पार्लियामेंटेरियंस ऑफ इंडिया टू फील दैट देयर शुड बी कंट्रोल ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट टू रिजॉर्ट टू हाई लेवल ऑफ बोरिंग, बहुत ज़्यादा बाहर से बोरिंग ना करें, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना पड़ेगा। तो सन 2000 में एक बिल लाया गया था टू ब्रिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन मैटर्स इन एक्सपेंडिचर एंड डेट, कितना हमें खर्चा कर सकते हैं, कितना हम ऋण ले सकते हैं, उसके लिए एक लॉ लाया गया था। तो ये लॉ जो है 2003 में पास किया गया, जिसका नाम था फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो ये हम लोगों ने देखा कि हमारे लिए FRBM एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो FRBM एक्ट 2003 क्या बताते हैं, ठीक है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द देन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका नाम था मिस्टर यशवंत सिन्हा, ठीक है। इनका प्रोविजंस क्या है इस एक्ट की, प्रोवाइडेड इन द इनिशियल वर्जन्स ऑफ द बिल वी आर टू ड्रास्टिक, आफ्टर मच डिस्कशन से वाटर डाउन वर्जन्स ऑफ द बिल वॉज पास्ड इन 2003 टू बिकम द FRBM एक्ट, और बाद में FRBM रूल्स लाया गया ताकि 2004 से इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये FRBM एक्ट के थ्रू हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपका इट वॉज ऑल अबाउट मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जितना आपका इनकम है, गवर्नमेंट का जो इनकम है उसको रेवेन्यू कहा जाता है, और जो आपका एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, उसके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे पास 100 रुपया का अगर मेरे पास वो है इनकम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 99 रुपीज़ खर्चा कर सकता हूँ। 100 रुपया भी अगर खर्चा करूँगा मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, देयर शुड बी एटलीस्ट 1 रुपी ऑफ सेविंग, ठीक है। तो अगर मेरे पास 100 रुपये का इनकम है और मैं वहाँ पर 200 रुपया खर्चा करूँगा, फिर तो हो गया ना सत्यानाश, ठीक है। तो ये हमें बचाना है, सबसे पहला पर्पस ये था FRBM एक्ट का, ठीक है। इंटेंशन क्या था कि एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो गवर्नमेंट का, जहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर में एक क्या हो, आपका बैलेंस हो, फिजिकल डिसिप्लिन हो, ठीक है, इनडिसिप्लिन बिहेवियर ना हो, ठीक है। जो भी आपका आप गवर्नमेंट जो भी सरकार आए, वो अगर सरकार चलाना चाह रहे हैं, अर्थनीति जो इकोनॉमी है सबसे ज़रूरी मुद्दा है हर एक गवर्नमेंट का। अगर आपके पास पैसा नहीं हो तो फिर सरकार का बनाने के बाद भी कोई आप कुछ नहीं कर सकते। सो फिजिकल डिसिप्लिन हैज़ टू बी देयर, एक परपिचुअल एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, चाहे सरकार कितने भी बदल जाए, हमारी जो अर्थनीतिक ढांचा है देश की वो टूट ना जाए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड डेट, जो आपका ऋण है, जो आपका इनकम है और जो आपका खर्चा है, इसमें क्या हो, एक बैलेंस बने रहे। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रांसपेरेंसी इन द फिजिकल ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उस पर एक ट्रांसपेरेंसी हो, ठीक है। अचीविंग ए बैलेंस्ड बजट, एक ऐसा बजट हो जहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लावरी शब्द ना है, जिसमें रियलिटी डिपिक्ट किया जा रहा है, कितना हमारा इनकम है, कितना हमारा एक्सपेंडिचर है, उस तरह से एक बजट बनाया जाए। तो इसका जो FRBM एक्ट है, इसका मकसद क्या था, ये था कि देखिए इनका ऑब्जेक्टिव ये था टू इंट्रोड्यूस ट्रांसपेरेंट फिजिकल मैनेजमेंट सिस्टम इन द कंट्री, ठीक है। सरकार किस तरह की डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है, उसका एक प्रॉपर जो आपका आउटलाइन है वो लोगों के सामने पेश किया जाए, ठीक है। ये क्या हो, जो सरकार के द्वारा जो आपका बजट से जुड़ा हुआ या फिर जो भी इनकम से जुड़ा हुआ जो आपका डिसीजंस लिया जाएगा, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, इट शुड बी रियल, ठीक है। इसमें कोई भी धांधली ना हो, इसमें किसी भी तरीके की घोटाला ना हो। सो टू इंट्रोड्यूस ए मोर इक्विटेबल एंड मैनेजेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्रीज डेट्स, जो गवर्नमेंट के जो ऋण है, चाहे वो देश के अंदर से उठाया गया हो, देश के बाहर से लिया गया हो, ठीक है, उस तरह के ऋण को मैनेज करने के लिए एक हमारे पास क्या हो, एक इफेक्टिव तरीका हो, ठीक है। ऐसा ना हो ऋण के दबे हम फंस जाए, ठीक है। तीसरा क्या है, तो टू एम फॉर फिजिकल स्टेबिलिटी फॉर इंडिया इन द लॉन्ग रन, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी जो अर्थनीतिक व्यवस्था है उसमें क्या ना हो, कोई मतलब डर, मतलब उसमें कोई मतलब इनस्टेबिलिटी ना आए, वो स्टेबल रहे, उसमें हमारे क्या हो, एक मतलब अनस्टेबिलिटी ना दिखे, ठीक है। उसके साथ साथ ये एक्ट क्या बोलते हैं, द एक्ट वॉज एक्सपेक्टेड टू गिव द नेसेसरी फ्लेक्सिबिलिटी टू RBI फॉर मैनेजिंग इन्फ्लेशन, देश की जो आपका वो है, आपका महंगाई है, उसको मैनेज करने के लिए जो इफेक्टिव पावर वो RBI को दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें FRBM का क्या था, आपका ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। इसके साथ साथ इसके द्वारा क्या किया जाएगा, देखते हैं प्रोविजंस क्या था FRBM का।
सो द FRBM रूल्स मैंडेट 4 फिजिकल इंडिकेटर्स, कितना फिजिकल इंडिकेटर? 4। किस लिए? टू प्रोवाइड टू बी प्रोजेक्टेड इन द मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट। क्या क्या होना पड़ेगा? पहली बात तो ये है रेवेन्यू डिफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP। आपका जो रेवेन्यू है, ठीक है, आप मान लीजिए कि जो रेवेन्यू है उसका हम लोग इनकम बोलते हैं, ठीक है, रेवेन्यू है उसका हम लोग इनकम बोलेंगे, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और जो आपका एक्सपेंडिचर है उसको हम लोग एक्सपेंडिचर ही बोलेंगे, ठीक है, एक्सपेंडिचर को खर्चा। तो रेवेन्यू डिफिसिट, अगर आप मान लीजिए कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया है तो रेवेन्यू कितना शॉर्ट पड़ रहा है, ठीक है, आप मान लीजिए एक्स परसेंटेज ऑफ व्हाट, X% ऑफ GDP हम लोगों का क्या है, शॉर्ट है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, रेवेन्यू डिफिसिट को GDP के परसेंटेज में वो करेंगे। फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, जो हमारा वो है मतलब कि जो हमारा ओवरऑल जो हमारा फिजिकल बैलेंस है वो क्या निगेटिव में है, पॉजिटिव में है, उसको हम लोग GDP के परसेंटेज में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। टैक्स रेवेन्यू, हम लोग कितना रुपया टैक्स से आ रहा है उसको भी हम लोग GDP के परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। और जो हमारा टोटल जो सरकार के ऊपर टोटल जो जिम्मेदारी है, लाइबिलिटीज़ है, या ठीक है, जो सरकार के ऊपर टोटल जो आपका कर्जा है, ऋण है, वो GDP का कितना परसेंटेज है, इस तरह से हम लोग उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारे GDP में कितना हमारा रियल इनकम है, कितना हमें इंटरेस्ट देना है, कितना हमें लोन चुकाना है, कितना हमें जो है रेवेन्यू शॉर्ट पड़ रहा है, ठीक है। ये तमाम चीज़ों को देखने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, 4 फिजिकल इंडिकेटर रखा गया। सो FRBM की अगर हम बात करें, ये जो एक्ट है इट टारगेट्स फॉर फिजिकल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स टू बी टेबल्ड इन द पार्लियामेंट। कुछ चीज़ें हमें पार्लियामेंट में वो करना पड़ता है। ये बजट की जब हम लोग बात करते हैं, बजट जब पेश किया जाता है उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है। वो सारे डॉक्यूमेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। ये चारों जो है आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना। एक तो मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, ठीक है, ये क्या होता है इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको बस नाम याद रखना है। दूसरा क्या है, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट एंड मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ये आप रट्टा लगा लीजिए। तो जब भी पार्लियामेंट में सरकार बजट पेश करते हैं, बजट के साथ साथ ये 4 डॉक्यूमेंट पेश करते हैं जो कि आपको जानना पड़ेगा। आप मान लीजिए चारों 3 यहाँ पर नाम दिएगा और चौथा कोई एक मतलब रॉन्ग डॉक्यूमेंट के नाम दिया गया, तो आपको वहाँ से आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज नॉट और आर नॉट सबमिटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री विथ बजट। तो आपको जानना पड़ेगा, ये चारों आप मुखस्त कर लीजिए, ठीक है। सो अगर हम लोग उसकी बात करें, जब 2003 में ये लाया गया था FRBM एक्ट, तो इनका कुछ टारगेट था। क्या था, रेवेन्यू डिफिसिट जो है इसको हमें क्या करना है, पूरी तरह से ख़त्म करना पड़ेगा। हमारा रेवेन्यू से ज़्यादा खर्चा ना हो, इसको हमें पूरा वो करना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सर, रेवेन्यू डिफिसिट 0.5% ऑफ GDP हो सकता है, उससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। फिर क्या है, फिजिकल डेफिसिट टारगेट की अगर हम बात करें, उसको हमें 3%, हमारे जो GDP है उसका 3% से ज़्यादा ना हो, ठीक है। हमारा जो वो है टोटल इनकम है, टोटल जो हमारा रिसिट है, ठीक है, कैपिटल है, हमारा जो टोटल पैसा है वो और जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है उसके बीच में जो डिफरेंसेस है, ठीक है, वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारा एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा ना हो। उसके बाद कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़, जो सरकार के ऊपर जो जिम्मेदारी है, सरकार के ऊपर जो बोझ है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, 5% ऑफ GDP तक लाना है हमें। तो इस तरीके की वो टारगेट है। ये अभी आपको सिर्फ समझना है, ये सब डेटा आपको याद नहीं रखना है। उसके अलावा एडिशनल लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करें, जैसे वो 9% ऑफ GDP हो सकता है, उस टाइम की बात कर रहा था। RBI परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट की बहुत सारे बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड होता है आपका सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी एज इन बॉन्ड होता है आपका कुछ कमिटमेंट होता है। आप मान लीजिए सरकार बोलेंगे हम लोग आपको क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रहे हैं, एक पेपर होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रहे हैं, ठीक है, और ये आपको दे रहे हैं, एक इंडिविजुअल को दे रहे हैं, एक्स को दे रहे हैं। तो एक्स से बोल रहे हैं आप हमें 500 रुपया दीजिए इस बॉन्ड के मामले में, और ये बॉन्ड आप कहीं पे भी बेच सकते हैं क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ पर मोहर लगा हुआ है। और 5 साल बाद आप आके ये क्या कर सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट आप हमें वापस देंगे, आपको हम 500 रुपया वापस देंगे विथ इंटरेस्ट, ठीक है। तो उसको हम बॉन्ड कहते हैं। तो RBI को क्या बोला कि गवर्नमेंट का जो बॉन्ड होगा वो RBI के पास बेचेगा। जब RBI के पास बेचेगा, RBI पैसा देंगे, वो पैसा कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। जब गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो गवर्नमेंट के पास पैसा रहेगा एक्सपेंडिचर करने के लिए, खर्चा करने के लिए, प्रोजेक्ट पे, स्कीम पे, लोगो पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर टारगेट था। तो FRBM टारगेट जो था, क्या इसको फुलफिल किया गया था, तो ये 2009 तक की बात था, वो हमें अभी रिलेवेंट नहीं है, बस आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है।
FRBM एक्ट में कुछ अमेंडमेंट लाया गया था, क्या क्या, इन 2012 एंड 2015 कुछ अमेंडमेंट लाया गया था इसको FRBM के जो टारगेट है उसको रिलैक्स करने के लिए। ये न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ये इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। द रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट वाज आल्सो एडेड बाय अमेंडमेंट इन FRBM। वो जो 4 डॉक्यूमेंट मैंने बताया उसमें और एक डॉक्यूमेंट आप ऐड कर दीजिए, उसका नाम है आपका मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ये भी ऐड किया गया था, ठीक है। सो FRBM टारगेट्स आफ्टर अमेंडमेंट्स टू FRBM एक्ट इन 2012 2015, ये अब डेटा यहाँ पर हमने दे दिया है, आप पढ़ सकते हैं। आज के लिए रिलेवेंट नहीं है, ये स्टोरी के लिए आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर NK सिंह कमेटी आया था, उनको बोला गया कि आप FRBM जो है उसको रिव्यू करिए, उसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है कि नहीं। तो इस कमेटी ने बोला कि जो FRBM की जो आपका वो है टारगेट से बहुत ज़्यादा रिजिड था। तो कमेटी जो था NK सिंह जो आपका 15 फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन रहा है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन भी दिया, ठीक है। इन्होंने रिकमेंडेशन किया कि जो आपका फिस्कल डेफिसिट है वो हमारे GDP का 3% हो सकता है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट शुड बी 3% ऑफ GDP, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। और कट इट टू 2.8% इन 21 एंड 2.5% बाय 2023, ये सारे आपका सजेशन दिया गया था NK सिंह कमेटी के द्वारा। द कमेटी सजेस्टेड यूजिंग डेट एज द प्राइमरी टारगेट फॉर फिस्कल पॉलिसी। दीज आर द टारगेट सेट बाय NK सिंह कि डेट टू GDP रेशियो क्या होना चाहिए। अगर हम डेट टू GDP रेशियो बात करें, द कमिटी एडवोकेटेड फॉर ए डेट टू GDP रेशियो ऑफ 60% टू बी टारगेटेड विथ ए 40% टाइम लिमिट फॉर द सेंटर एंड 20% लिमिट फॉर द स्टेट। तो जो आपका GDP है उसके कंपैरिजन में आप 60% डेट उठा सकते हैं और इसका 40% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा, ऑब्वियसली उनका ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और 20% डेट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट उठा सकते हैं, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट टारगेट की अगर हम बात करें, ये 0.8% ऑफ GDP होना चाहिए, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट टारगेट ये 2.5% ऑफ GDP होना चाहिए बाई 2023। लेटेस्ट FRBM टारगेट की अगर हम बात करें, ये आप देख सकते हैं, हमें क्या करना है, 40% ऑफ GDP बाई 2024-2025 ये हमें करना है, ठीक है। तो इस तरीके के हम लोग देख सकते हैं। एस्केप क्लॉज की अगर हम बात करते हैं, ये क्या होता है, एस्केप क्लॉज रिफर्स टू द सिचुएशन अंडर विच द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फ्लेक्सिबली फॉलो फिजिकल डेफिसिट टारगेट ड्यूरिंग स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। जैसे आपका कुछ मतलब स्पेशल सिचुएशन आ गया, जैसे कोरोना आ गया, ठीक है, तो उस टाइम में सरकार खुद अपना क्या कर सकते हो, जो फिजिकल टारगेट है वो उसमें थोड़ा सा चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। ये NK सिंह कमेटी ने इसको सजेस्ट किया था। उसके अलावा जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जो इट पुल्ड अप द गवर्नमेंट फॉर डिफरिंग द टारगेट्स विच इट सेड शुड हैव बीन डन थ्रू अमेंडिंग एक्ट। तो इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया था, तो उसके लिए गवर्नमेंट को बोला कि आप थोड़ा और रिस्पॉन्सिबली इसकी जो FRBM एक्ट की जो आपका वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी से उसको आप फुलफिल करें। 2018 में FRBM एक्ट को फिर से अमेंड किया गया और कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स उसमें ऐड किया गया। The clause allows the government to relax the fiscal deficit target for up to 50 basis point और 5%, ठीक है। बेसिस पॉइंट क्या होता है आप देख सकते हैं, ठीक है। अंडर FRBM if the escape clause is triggered to allow for a breach of fiscal deficit target, the RBI is then allowed to participate directly in the primary auction of the government bonds। तो अगर आप मान लीजिए जो सरकार को बोला गया आप 5% की जो आपका जो भी टारगेट है उससे आप 5% इधर उधर कर सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा हो गया तो फिर RBI आएगा, बोला गया कि हम गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदते हैं और गवर्नमेंट का हम पैसा देंगे, ठीक है। तो एस्केप क्लॉज कब इन्वोक किया जा सकता है, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में उसको इन्वोक किया जा सकता है, ठीक है। फिर करंट स्टेटस अगर हम देखते हैं फिजिकल डेफिसिट की एंड रेवेन्यू डेफिसिट की, आप ये सब देख सकते हैं। फिजिकल डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, प्राइमरी डेफिसिट कितना है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू FRBM एक्ट। सो if you have any doubt, any confusion with respect to FRBM Act or fiscal discipline and why fiscal discipline is important, ये थोड़ा सा आप खुद को भी पूछ सकते हैं कि अगर फिजिकल डिसिप्लिन नहीं होगा तो जो सरकारें हैं they will do things on their own, खुद के बेनिफिट के लिए करेंगे, फिर आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो फिजिकल डिसिप्लिन फॉलो करना जरूरी है। FRBM के जो अलग अलग क्लॉज है उसको फॉलो करना जरूरी है। एस्केप क्लॉज क्या होता है, ठीक है, इफेक्टिव रेवेन्यू क्या होता है, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इन तमाम चीज़ों को आप
क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझने की कोशिश करिएगा. दिस विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ योर economy related question and concepts. So that shall be all for today. Hope to see you in the next video. If you are liking our initiative, please let us know by hitting the like button. That shall be all. Thank you so much. See you in the next video.